नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। मैंने एक वीडियो की सीरीज चलाई हुई है संविधान प्रश्नावली के नाम से। उसकी ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, कुछ चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें छांटना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, हाँ होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र प्रधान कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिएगा, अनुच्छेद 61 जो है वो इम्पीचमेंट को बताता है, यानी कि महाभियोग को बताता है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है, बिल्कुल सही। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। यहां से समझते हैं अध्यादेश। अध्यादेश की चर्चा जो है आर्टिकल 123 में है। जब सरकार के पास दोनों सदनों में न जाकर, सदन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा मैंने कल बताया था उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। तो जब दोनों सदनों में जाने का टाइम नहीं है तो सरकार ऐसे में सीधे राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। उस कानून को एक तरीके से टेम्परेरी बेसिस पे क्या देते हैं? सहमति दे देते हैं। तो वो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति अध्यादेश की जारी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 123 कह रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि किसी भी समय ये वापस ले सकते हैं। वो जो पावर दी है वो कानून कभी भी क्या उसकी पावर ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ये सही है, तो इसलिए यही गलत होगा, लेकिन हम फिर भी समझ लेते हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है? नहीं, लौटा नहीं सकता। अगर ये यहां नहीं होता तो फिर ये ठीक होता। ठीक है, अब समझते हैं धन विधेयक क्या है। तो भाई धन विधेयक क्या है? धन विधेयक है आपके आर्टिकल 110 में। धन विधेयक क्या है? आपके आर्टिकल 110 में है। इसमें कंडीशन बताई गई है कि अगर संचित निधि और आकस्मिक निधि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो इसमें आएगा, आपके धन विधेयक में आएगा। ठीक है, संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या है मैं भी समझाऊंगा। पहले आप इसको समझिए कि संचित निधि और आकस्मिक निधि में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वो कैसा विधेयक कहलाएगा? आपका धन विधेयक कहलाएगा। सरकार अगर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगाती है, कोई कर लगाती है तो वो कैसा? धन विधेयक कहलाएगा। अब संचित निधि को थोड़ा समझते हैं। तो संचित निधि जो है 266 में आती है। ठीक है, आकस्मिक निधि आपके 267 में आती है। अगर इनमें से कोई भी किसी में भी परिवर्तन करते हैं, कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका धन विधेयक कहलाता है। अब संचित निधि मैंने आपको बता दी कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है? आपके 267 में। आकस्मिक निधि किस में है? आपके 267 में है। ठीक है, 266। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिएगा, चित, यहाँ पे क्या आ रहा है? चित, तो सामने वाला चित हो जाएगा। अगर लूडो में आपके क्या आ गए? 2 बार 6 आ गए, 2 बार 6 आ गए, तो सामने वाला चित। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संचित निधि में होता क्या है? जो भी आपका राजस्व है, जो भी आपका राजस्व है, यानी सरकार का जितना भी राजस्व है, कहाँ जमा होता है? आपके संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, आकस्मिक निधि क्या है भैया? आकस्मिक निधि ये है, सरकार जो है कुछ पैसा आकस्मिकता के लिए बचा के रखती है, कुछ पैसा जमा करके रखती है ताकि वो आकस्मिक कार्यों में क्या हो? लगा सके। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये वाला जो था इसमें आपका सही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले। ठीक है, तो देखिए जाकिर हुसैन जो थे, जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। तो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए उनकी डेथ हुई, तो उस समय जो है वीवी गिरी को पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। ये बनाया गया 1969 की बात है ना? मई 1969 की बात है कि राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने। लेकिन क्या हुआ कि वीवी गिरी जो है वो उम्मीदवार बनते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। ऐसे में ये हट गए। ठीक है, क्योंकि उम्मीदवार रहेंगे तो कार्यवाहक तो नहीं रहेंगे। जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं तो कार्यवाहक नहीं रह सकते। ऐसे में जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उनको क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और राष्ट्रपति फिर कौन बन जाते हैं? वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है, पूरी स्टोरी शायद समझ आ गई होगी। जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो उस समय वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति ही जो थे वो उम्मीदवार बने राष्ट्रपति के लिए। ऐसे में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन ये पहला पूछ रहा है तो इसलिए आंसर लगाएंगे हम वीवी गिरी। ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, अच्छा ये तो कर लिया। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन सा कथन सही है? 1935 के लिए कौन सा कथन भाई सही है? संघ सूची में 59 थे, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में 54 थे, बिल्कुल सही है।
तथा समवर्ती सूची में 36 थे, ये भी सही है। इसका मतलब चारों इसमें सही हैं, मतलब तीनों ये सही हैं। चलिए नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो आपको याद होगा 1909, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो उस समय जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी और ये किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने की थी। इसको मैं इन तीनों को 1909, 1935 और 1919 इन तीनों एक्ट को मैं कल समझा दूंगा एक वीडियो में अलग से, तो अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। इसका आंसर हुआ लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन, किस अधिनियम द्वारा, यहां द्वारा होना चाहिए था, द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये है आपका 1909, वो 1919, ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इस समय जो है 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमा आयोग की अध्यक्षता। तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो है 1947 में जब हम आजाद हो गए तो दो देश थे, एक भारत था और एक पाकिस्तान था, तो दोनों के बीच की सीमा के निर्धारण के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो उस समय जो है सर सिरिल रेडक्लिफ को जो है सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है। 1935 का शासन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। दूसरा दिया गया है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, नहीं, ठीक है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, नहीं। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वित्तीय आपात का जो प्रावधान है हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है वित्तीय आपात, ठीक है। तो वित्तीय आपात जो है वो आपके आर्टिकल 360 में है, 352, ठीक है, 352, 356 और 360, ये तीन जो हैं इमरजेंसी के लिए प्रोविजन है, यानी कि आपात के लिए उपबंध हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 356 में जो है वो है राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। इसमें जो है राष्ट्रीय आपात, क्या है? राष्ट्रीय आपात। और इसमें क्या है आपका? वित्तीय आपात, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तीनों आपको क्लियर होंगे, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित अनुच्छेद है। तो देखिएगा ये अनुच्छेद है आपका 222, ठीक है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो न्यायाधीशों में ये होता है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं वो किसी हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर क्या करते हैं, जो सीजीआई हैं, ठीक है, सीजीआई हैं, उस जिसका भी ट्रांसफर होना है उससे पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद में जो जहां से किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जहां से किया जाना है, और जहां किया जाना है उस हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस से सलाह ली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा? देखिए आर्टिकल 1 में है ये बात कि भारत जो है, भारत यानी कि इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। 3 में क्या है? नामों में सीमाओं में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, गलत है। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिएगा संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, सही है। केवल हमें यही छांटना है कि कौन सा कथन सही है, तो आंसर तो ये आ गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947, बिल्कुल गलत, ये 1947
1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी, 1946 को हुई थी। उपरोक्त सही देखिए 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस समय जो है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, उन्हीं को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। और 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई, जिसे अंतिम बैठक के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। 1862 में जो है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये 3 हाईकोर्ट बने और 1866 में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कब बने आपके? 1862 में बने। 1866 में कौन सा बना? मैंने अभी आपको बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। देखिए एक क्वेश्चन है सर, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक जो जज हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो एडहॉक का मतलब ये होता है कि ऐसे जज, जैसे कोई भी सदन है, मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में क्या है कि कम से कम कुछ सदस्य होने चाहिए तभी तो कार्यवाही होगी। तो लोकसभा में इस चीज को कहा जाता है गणपूर्ति। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। इंग्लिश में से बोलते हैं quorum। तो ये 1/10 जितना भी सदन है, सदन की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए, तभी क्या होगी? कार्यवाही होगी। इसी तरीके से गणपूर्ति शब्द का प्रयोग यहाँ भी करते हैं कि अगर quorum जो है, quorum नहीं है, यानी कि जो जज हैं, जितनी जजों की आवश्यकता होनी चाहिए उतने नहीं है, तो ऐसे में हाई कोर्ट से ऐसे जजों को नियुक्त कर लिया जाता है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, एडहॉक जज के रूप में, जो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हो। लेकिन ये उन्हीं को किया जाता है जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो उस योग्यता को रखते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे वो कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर चुका हो, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आर्टिकल है आपका, जो आर्टिकल है ये है आपका 127 में। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल बता दिया आप लोगों को, और ये केवल जो है सुप्रीम कोर्ट में है, केवल और केवल कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में, इनमें नहीं है। ठीक है, आप लोगों को शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि भैया राज्यसभा में कैसे भंग होती है? पहली बात तो यह है कि राज्यसभा भंग ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर बिल्कुल नहीं। सभापति कौन होते हैं? आपको पता है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति, मुझे कमेंट करके बताइए कि पदेन का अर्थ यहाँ पे क्या है। ठीक है, लोकसभा के साथ साथ स्वतः भंग हो जाती है, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, मतलब ये वाला सही होता। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने पर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है जबकि इनका नहीं। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? सबसे ज्यादा हैं